मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता। मैं फैसला करता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। सफलता को कभी अपने दिमाग में घुसने मत दो और हार को कभी अपने दिल में बसने मत दो। यह कहना था सर रतन टाटा का, जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को देश का सबसे भरोसेमंद ग्रुप बनाया, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की मदद करके ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। और जब से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है, तब से हमारे दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिनका एक भी हेटर नहीं था और जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। आज हम उसी महान व्यक्ति की लाइफ के कुछ ऐसे किस्से जानेंगे और स्पीच सुनेंगे जिससे कि आपकी आंखों में यकीन मानिए आंसू आ जाएंगे और दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत जाग उठेगी। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सिर्फ नाम टाटा होना आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। उसके लिए आपको खुद को साबित करना होता है, कई चुनौतियों को पार करना होता है। बचपन में रतन टाटा के माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद रतन टाटा अपने दादी नवाजपाई टाटा के साथ रहने लगे। बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें मोरल, एथिक्स और मानवता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने रतन टाटा को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा कदम कभी नहीं उठाना है जिससे टाटा परिवार के नाम पर कोई आंच आए या देश की प्रतिष्ठा में कोई आंच आए, जिसे रतन टाटा ने अपनी आखिरी सांस तक फॉलो किया। अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए, जहां पढ़ाई करके उन्हें अच्छी खासी नौकरी भी मिली। उन्होंने अपना घर और गाड़ी भी खरीदी और एक लड़की से प्यार भी हुआ। लेकिन तभी रतन टाटा को परिवार की जिम्मेदारियों का बुलावा आया। दरअसल रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ने लगी थी और जे.आर.डी. टाटा भी चाहते थे कि अब बस बहुत हो गया, रतन टाटा भारत आकर टाटा ग्रुप में काम करें। और परिवार का बुलावा आते ही रतन टाटा अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़कर इंडिया वापस आ गए। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड की फैमिली ने उनकी गर्लफ्रेंड को उनके साथ इंडिया आने की परमिशन नहीं दी। और बस ये टीस रतन टाटा के दिल में हमेशा के लिए रह गई और रतन टाटा की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई, जिसके बाद उन्हें ना तो कभी प्यार हुआ और ना ही उन्होंने कभी शादी की। लेकिन साल 1962 में भारत आकर भी उन्हें सीधे टाटा ग्रुप की गद्दी पर नहीं बैठाया गया, बल्कि अगले 6 सालों तक उन्होंने ब्लू कॉलर कपड़े पहनकर जमशेदपुर में एक सामान्य मजदूर की तरह काम किया। यहाँ उन्होंने सीखा कि फैक्ट्री को, उसके हजारों एम्प्लॉइज को और उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, अपने टाटा परिवार के एम्प्लॉइज की कैसे केयर करनी है। उस मामले में तो जमशेदपुर में रतन टाटा ने खुद को प्रूव कर दिया। लेकिन अब बारी थी अपनी बिजनेस स्किल्स दिखाने की। इसीलिए 70 के दशक में जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें बंबई बुला लिया और उन्हें सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को जैसी बीमार कंपनियों को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी। और रतन टाटा के नेतृत्व में 3 सालों के अंदर नेल्को की तो काया पलट हो गई और सारा का सारा कर्जा उतर गया और कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। उस पॉइंट से लेकर 1991 में टाटा ग्रुप में चेयरमैन बनने तक रतन टाटा ने कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाया। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि टाटा नैनो बनाने से 10 साल पहले भी रतन टाटा ने देश के हर मिडिल क्लास परिवार के घर गाड़ी पहुंचाने का सपना देखा था। और टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मार्केट में आते ही बिक्री के मामले में यह गाड़ी बुरी तरह से पिट गई। तभी टाटा ग्रुप के बोर्ड ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी थी। ऐसा करने का उनका बिल्कुल भी मन तो नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते तो उसकी आंच एम्प्लॉइज तक आ जाती। इसीलिए रतन टाटा ने बात मानी और डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, टाटा मोटर्स कंपनी को हम फोर्ड को बेच देंगे। इसीलिए अपनी टीम के साथ वो बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका चले गए। तभी बिल फोर्ड ने उनसे कहा, देखिए टाटा साहब, ये कंपनी हम आपसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। बस ये बात जैसे ही बिल फोर्ड ने कही तो रतन टाटा को ये बात एकदम दिल में टीस की तरह चुभ गई। उसी रात वो अपनी पूरी टीम के साथ में इंडिया वापस आ गए और डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब हम अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। और दिन रात मेहनत करके सिर्फ 10 सालों में ही टाटा मोटर्स को सक्सेसफुल बना दिया। जबकि दूसरी तरफ 2008 में फोर्ड मोटर्स का दिवाला निकल गया। उनकी लग्जूरियस कार मेकिंग कंपनी जैगवार और लैंड रोवर लॉस में जाने लगी और उसी वक्त रतन टाटा ने दोनों कंपनीज को $13 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया और इन लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल भी बनाया। उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा से सिर्फ एक ही लाइन कही कि हमारी कंपनी खरीदकर अब आप हम पर एहसान कर रहे हैं।
रतन टाटा ने बिना बोले ही सारी की सारी बाजी ही पलट दी। यहां रतन टाटा ने साबित करके दिखाया कि सक्सेस से बड़ा कोई रिवेंज नहीं होता है। रतन टाटा ने अपनी लाइफ में काफी मेहनत की, लेकिन खुद के लिए नहीं, बल्कि टाटा ग्रुप, उसमें काम करने वाले लाखों एम्प्लॉयज के परिवार और अपने देश भारत के लिए। वो कंपनी के एमडी से लेकर छोटी पोजीशन पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी एक जैसा ट्रीट करते थे। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि जब 2008 में 10 आतंकवादियों ने मुंबई में ताज होटल पर हमला किया था, तो रतन टाटा अगले 3 दिनों तक अपनी जान जोखिम में डालकर वहीं खड़े रहे। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर से ये तक कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी को बॉम्ब से उड़ा दो, लेकिन बेकसूरों की जान लेने वाले एक भी आतंकवादी को जिंदा मत छोड़ना। और जब ये हमला शांत हुआ, उसके बाद रतन टाटा खुद शहीद और घायल कर्मचारियों के परिवार से मिले, उन्हें 36 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक की मदद की और उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी ली। ना सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने उन लोगों की भी मदद की जो ताज होटल के आसपास के इलाकों में काम करते थे, जैसे कि सड़क पर चाय बेचने वाले, फेरी वाले और टैक्सी वाले वगैरह वगैरह। ये कहलाता है देश के प्रति प्रेम, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी। देशवासियों के लिए मानवता का गुण उन्हें अपने दादाजी जमशेद जी टाटा से मिला था, जिन्होंने करीबन 8,30,000 करोड़ रुपए का दान किया और आज भी वो सदी के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति माने जाते हैं। जिसके बाद जेआरडी टाटा ने कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए और उनकी राह पर चलते हुए रतन टाटा ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया। वरना आप ही सोचिए, 100 से भी ज्यादा कंपनी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा का नाम आज भी बिलियनियर की लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा उनके लिए कभी पहले आया ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो भी कदम उठाए देश के लिए, समाज के लिए उठाए। चलिए अब हम रतन टाटा सर की वो स्पीच सुनते हैं जो देश के युवाओं की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। कई मायनों में हम हमारे देश में जो कुछ हुआ या नहीं हुआ उसे लेकर दुखी रहते हैं। आप आने वाले वर्षों में इस देश के लीडर्स बनने जा रहे हैं और देश की डेस्टिनी यानी कि नियति को आकार दे रहे हैं। इस सोच से बिल्कुल आगे ना बढ़ें कि कुछ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नहीं किया जाना चाहिए। मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट का समय दीजिए और आप अपने आसपास की दुनिया को देखिए। क्या बड़ी सफलताएं इस दुनिया की बड़ी कंपनियों की वजह से हैं? और बहुत सी सफल कंपनियां हैं या वो कंपनियां हैं जिन्होंने जोखिम उठाया, जहां व्यक्तियों ने गैरेज में शुरुआत की, जहां विचारों का जन्म हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कहां से आया? एप्पल कहां से आया? अमेज़न कहां से आया? गूगल कहां से आया? फेसबुक कहां से आया? वो उन विचारों से आए थे जिन्हें लोगों ने महसूस किया कि कुछ किया जा सकता है और वो कुछ बदलाव ला सकते हैं। इस सोच से आप लोग बाहर आइए कि कुछ संभव नहीं है, इसीलिए उसे करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। कितनी बार आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि ये नहीं हो सकता। उन मिथक को तोड़ना और काम को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। सीखते रहें और सुनते रहें, क्योंकि आपकी सफलता आपकी विनम्रता होगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो मेरी मानिए आप बहुत अच्छी तरह से बदलाव ला सकते हैं अगर आप विनम्र रहें और आगे की सोचें। अगर आप किसी नोबेल पुरस्कार विजेता से बात करें या उसके बगल में बैठें, तो वो शायद ही कभी आपको ये बताएगा कि देखो मैंने नोबेल पुरस्कार जीता है। इसके विपरीत जो लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अक्सर ज्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाते हैं। इसीलिए विनम्रता यानी कि ह्यूमैनिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आगे बढ़ने की राह में आपको कई असफलताएं और निराशाएं मिलेंगी, लेकिन खुद के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ और भारत की जनता के प्रति हमारी कमिटमेंट अटूट होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ये वो समय है जब आप अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और हार्डवर्क के जरिए अपने कैरिकुलम को पूरा करते हैं। लेकिन आपकी असली सीख तो इसके बाद ही शुरू होती है, जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं। आपको कई टूल्स, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दिए जाते हैं, लेकिन असल में आप जीवन में जो बनते हैं ना, वो तब शुरू होता है जब आप ग्रेजुएट होते हैं। आपके सामने हजारों मौके आएंगे जब आपको कठिन निर्णय लेने होंगे।
ऐसे समय में खुद से हमेशा ये पूछें कि क्या आप सही काम कर रहे हैं, और चाहे निर्णय कितना ही कठिन क्यों ना हो या अलोकप्रिय क्यों ना हो, सही फैसला लें। जीवन में हर चाहत तो कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन आपके पास जो है आप उसके लिए खुद को दुनिया के सामने भाग्यशाली लोगों में से एक माने, क्योंकि लाखों लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि आपको अपने जीवन को उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए जहां आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी भूमिकाएं निभाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप में से कई लोग कल के भारत के ग्रेट लीडर्स बनकर उभरेंगे। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको श्री रतन टाटा पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी याद में 1-2 अच्छी बातें जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर करोड़ों में से 10 देशवासी भी रतन टाटा की राह पर चलेंगे तो देश ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।